बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वो अर्ली रिटायरमेंट लेकर मन मर्जी से जिंदगी जिए, ना कि वही ऑफिस का बोरिंग काम करते करते। लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वही एक अर्ली रिटायरमेंट ले पाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के अंदर एक भय होता है। भय ये होता है कि अगर सैलरी आना बंद हो जाएगी तो कुछ साल बाद उनकी स्थिति कैसी हो सकती है, या वो जो सोच करके अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं अगर उस तरह का नहीं हुआ तब क्या होगा, या फिर जो सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट है, उनका स्टेटस है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, कहीं वो कम तो नहीं पड़ जाएगा। लेकिन मजे की बात तो ये है कि लोग सोचते हैं कि वो अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह की जॉब अनसर्टेनिटीज हो रही हैं, जिस तरह की एआई ऑटोमेशन हो रहा है और जिस तरह की हाईली क्वालिफाइड वर्कफोर्स जो है, यंग वर्कफोर्स जो है सीनियर्स पर प्रेशर डाल रहा है, बहुत बार ये देखा जाने लग रहा है कि अर्ली रिटायरमेंट आप नहीं डिसाइड करेंगे, आपकी कंपनी डिसाइड करेगी। वो जब आपको जॉब से निकाल देगी या फिर आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे, तब आपको दूसरी जॉब ढूंढने में मुश्किल आ सकती है, जो कि एक तरह का अर्ली रिटायरमेंट ही है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा वो 9 टिप्स जिसके के कारण आप जो है अपना अर्ली रिटायरमेंट्स 40s और अर्ली 50s में प्लान कर सकें। ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। भले भी आप अर्ली रिटायरमेंट ना लेना चाहें, लेकिन अगर कंपनी आपके ऊपर फोर्स करे और अगर आप भी लेना चाहें अपने मन मर्जी से, तब भी आपको इस प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैंने अर्ली रिटायरमेंट अपने 30 साल के जॉब के बाद लिया था, अर्ली 50s में। 30 साल में 15 साल ऐसे थे जब मैं एक कंपनी को हेड कर रहा था और काम जो है बहुत मोनोटोनस और बोरिंग हो रहा था, जबकि मेरी हेडक्वार्टर ने कहा था कि मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊं और वहां एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं, लेकिन मैं इंडिया छोड़ करके अमेरिका नहीं जाना चाहता। कुछ सालों से मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि मुझे जो है एक सेकेंड इनिंग खेलनी है और मुझे इस जॉब को छोड़ना होगा, इस सैलरीड जॉब को छोड़ना होगा। लेकिन जब मैंने डिसीजन लिया तो वो डिसीजन बहुत अचानक था, और उस डिसीजन लेने के बाद 2 साल तक जो भी मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आए। जो बात मुझे सबसे बुरी लगी वो ये था कि सब लोग कहते थे, अरे तू रिटायर्ड हो गया। और वो जो वर्ड रिटायर्ड होता है उससे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं केवल न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और चाय की चुस्की लेता हूँ, जबकि मेरे अंदर तो इतनी ज्यादा एनर्जी थी, इतना ज्यादा एंथुजियाज्म था। तब मुझे लगा कि लोग वर्ड रिटायर जो है वो 9 to 5 जॉब से मुक्ति पाने के लिए कह रहे हैं। मैं रिटायर नहीं, री अटायर होना चाहता था, एक नई सेकेंड इनिंग खेलना चाहता था जहां मेरे पास फुल फ्रीडम रहे, मैं अपने समय का जिस तरह से भी सदुपयोग करना हो उस तरह करूं। और उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हैं, आई क्विट माई जॉब एट 50, व्हाट हैपेंस टू मी इन द नेक्स्ट 5 years। इस वीडियो को देख करके आपको मेरे आगे की कहानी, रिटायरमेंट के बाद की, री अटायरमेंट की, आपको उसमें पता चलेगी। लेकिन जब आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए, उनसे इनपुट लेना चाहिए, क्योंकि आपके अर्ली रिटायरमेंट से आपके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में भी फर्क पड़ सकता है। उनको कभी कभी ये लग सकता है कि अरे ये जो है अपने 9 to 5 जॉब छोड़ करके खाली हो गया है और ये कहीं मेरे लाइफ में इंटरफेयर ना करे, मेरे हर काम के अंदर दखल अंदाजी ना करे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप जो है अपने स्पाउस से भी इसके बारे में ज़रूर बात कर लें। तो चलिए मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, जहां मैं आपको 9 टिप्स बताऊंगा जिसको कि आप बड़े ध्यान से सुने और उसको अप्लाई करें, तब आप जो है एक सही तरह से अपने अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। पहला, किड्स एजुकेशन। बच्चों के एजुकेशन में सबसे ज्यादा खर्चा आता है, तो आप बच्चों के एजुकेशन पूरा होने तक का इंतजार ना करें। आप एक लमसम पैसा जो है, जो भी आप सोचते हैं, वो बच्चों के एजुकेशन के लिए अलग से रख दें और बच्चों को बता दें कि ये पैसा तुम्हारे एजुकेशन के लिए है। जैसे जब मैं रिटायरमेंट ले रहा था तो मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई थी, लेकिन बेटी की पढ़ाई चल रही थी और दोनों बच्चों ने 12th के बाद अमेरिका में जाकर के अंडरग्रेड करना चाहा था। मैंने पैसा अलग रख दिया था और दोनों को बताया था कि या तो इस पैसे से तुमको जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसमें केवल अंडरग्रेड अमेरिका में हो सकता है, मास्टर्स तुमको अपने पैसे से करना होगा, या फिर इस पैसे से तुम इंडिया में ही पढ़ो और जो भी पैसा बच जाए उसको अगर बिजनेस में लगाना हो लगाओ, अपना कुछ शुरू करना है करो। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा आगे की पढ़ाई कहीं भी करनी है और ये पैसा जो है सफिशिएंट ना रहे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो तुम खुद अपने नाम पे लोन लो और जब नौकरी हो जाए तो वो लोन तुम खुद पटाओगे।
बच्चों ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत बार लोग अर्ली रिटायरमेंट इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो अच्छा ये होगा कि आप जो है एक लमसम पैसा अलग रख करके बच्चों को बता दें कि इसी पैसे में उनकी पढ़ाई हो सकती है और बाकी की पढ़ाई जो है उनको लोन लेकर के अपने ऊपर करना पड़ेगा, और जिससे कि आपके पास क्लैरिटी रहेगी। और ये एक अर्ली रिटायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरी टिप है टू मेंटेन लाइफ स्टाइल। बहुत बार ये होता है कि अगर मैं रिटायरमेंट ले लूं तो क्या मैं अपनी लाइफ स्टाइल जो है मेंटेन कर सकता हूं कि नहीं। इसके बारे में मैं आपको दो तीन बहुत मुख्य बातें बताऊंगा। जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो हर महीने की सैलरी मिलने की इतनी आदत होती है कि बहुत सारे खर्चे जो है वो उस सैलरी मिलने के बाद से टाइड अप रहते हैं। लेकिन जब आप अर्ली रिटायरमेंट लेंगे तो आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अब वो सैलरी डिपॉजिट होना बंद हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका मंथली खर्चा कितना है। से फॉर एग्जाम्पल आपका मंथली खर्चा जो है 50,000 रुपया पर मंथ है। दूसरा, आपको ये देखना चाहिए कि साल में बड़े खर्चे कितने हो रहे हैं और किस तरह के हो सकते हैं। जैसे आपको कुछ ट्रैवल होना हो, या आपको कुछ गैजेट्स खरीदने हो, या फिर आपको कुछ ऑटोमोबाइल खरीदना हो, या किचन रिनोवेट करना हो, या कुछ भी करना हो, तो उस तरह के बड़े खर्चे, से फॉर एग्जाम्पल अगर 6 लाख है आपके साल का बड़ा खर्चा जो आप फोरकास्ट कर रहे हैं, तो महीने का वो हो गया 50,000। तो 50,000 प्लस 50,000 1 लाख जो है वो आपका खर्चा हुआ। और उसके बाद उसको आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर कुछ इन्फ्लेशन हो सकता है या फिर कुछ और इमरजेंसी चीजें आ सकती हैं, तो इस तरह से आपको महीने में 1.25 लाख रुपए की जरूरत है। और उस कैश फ्लो 1.25 लाख के लिए आपको देखना चाहिए कि क्या वो रेंटल इनकम या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट फंड की तरह से, या फिर अगर आपने कोई पेंशन या एन्युटी ले ली है, उस तरह से आपको महीने में 1.25 लाख आना चाहिए, जिससे कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन हो सके। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके आगे की सोचनी चाहिए। तीसरा टिप ये है कि आपको मेंटली ऑक्यूपाई होना चाहिए। जैसे कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अरे मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लूंगा, फिर मैं गोल्फ खेलूंगा, वाइन पीऊंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा, और जहां जहां देश विदेश में घूमना है वो सब घूम लूंगा। 6 महीने बाद वो बोर हो गए, चट गए, और फिर से वो जॉब देखना शुरू कर दिए कि कहीं से जॉब आए जिससे कि वो मेंटली ऑक्यूपाइड रहे। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है, आप अगर अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, केवल खेलने से, घूमने से, खाने पीने से या एंटरटेनमेंट चैनल देखने से समय नहीं कटता है। यू शुड बी मेंटली ऑक्यूपाइड। अगर आपको कोई सोशल प्रोजेक्ट्स देखने हैं, आपको कोई एनजीओ देखना है, कोई आपको अपना बिजनेस चलाना है, कोई आपको अपनी हॉबी परस्यू करनी है, कोई आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है, कोई आपको कंटेंट जनरेट करना है, जो भी कुछ करना है, उस चीज की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं रहेगी तो आदमी की लाइफ और भी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी, और फिर आपको लगेगा कि आप जो है वो पुराना जॉब जो था वही ज्यादा अच्छा था। और अगर आप सोचते हैं कि वो जो भी एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं, या फिर जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में खेलना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप जैसे वीडियो बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, और उससे अगर आपको कुछ इनकम की जरूरत है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप ये एक्टिविटी करेंगे जिससे कि आप जो है एडिशनल इनकम जनरेट कर ले। तो ये क्लैरिटी जो है वो थर्ड टिप है हमारी कि मेंटली ऑक्यूपाइड आप जरूर रहे। चौथी टिप है लिक्विड वर्सेस फिक्स्ड एसेट। लिक्विड एसेट ये होता है कि जब भी आपको किसी पैसे की जरूरत हो वो आपको तुरंत मिल जाए, और फिक्स एसेट यानी रियल एस्टेट ये होता है कि जब भी आपको पैसे की जरूरत हो वो तुरंत नहीं मिलती, उसके लिए एक प्रोसेस शुरू करना पड़ता है, और वो लॉक्ड रहता है, और कुछ समय बाद ही वो पैसा आता है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अपना बहुत सारा एसेट्स जो है वो फिक्स एसेट्स में डालते हैं, रियल एस्टेट या उस तरह के एसेट्स में डालते हैं जहां पे उनको लिक्विडेट करने में प्रॉब्लम आती है। और मैं जो हूं थोड़ा सा बायस रहता हूं कि लिक्विड एसेट की ओर ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। और अगर आप 50s में हैं तो 50% फिक्स्ड एसेट में और 50% लिक्विड एसेट में, और इस तरह से आप प्लान करके चलिए। सब का सब मेजॉरिटी जो है वो आप फिक्स एसेट्स में टाई अप ना कीजिए, क्योंकि कभी कभी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो उस समय फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब आप एक सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है। पांचवा टिप है मेडिकल इंश्योरेंस। आपको अपने आप को मेडिकली इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास कोई कंपनी नहीं है जो आपको मेडिकली इंश्योर करे। मेडिकल एक्सपेंसेस धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। जब मैंने कंपनी छोड़ी तो कंपनी की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी बना लिया, और कंपनी छोड़ने के कुछ साल पहले ही मैंने एक और पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली। तो अभी भी मेरे पास 2 मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि हर पॉलिसी की कुछ लिमिट होती है, कुछ फायदे नुकसान होते हैं। तो अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो आपको 2 पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले लेनी चाहिए। 6th टिप है डेट एंड लोन।
आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने से पहले अपने सब डेट और लोन को क्लियर कर लें। और अगर आपके पास कुछ ऐसे डेट एंड लोन है जो कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको पैसा जो है वो अलग से रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको किड्स एजुकेशन के लिए बताया, उसी तरह से उस तरह के डेट और लोन के लिए आपको पैसा अलग से रहना चाहिए। और जब वो पैसा अलग से रख दिया, तब बाकी के बचे पैसे से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। सातवीं टिप है लिविंग इनहेरिटेंस। बहुत बार लोग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट इसलिए नहीं ले पाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो इतना और कमा ले तो बच्चों के लिए छोड़ दे, इतना और कर ले तो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन दीजिए और उनके एजुकेशन में जो भी आप अलग से आपने सेव किया है वो उनको खर्च करने के लिए दीजिए, जिससे कि वो जो है अपने जीवन में अच्छा कर सके। एक सेइंग है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब है कि अगर आपके बच्चे लायक हैं तो वो अपने बलबूते पे ही अच्छा जीवन बना सकते हैं, और अगर आपके बच्चे लायक नहीं हैं तो आप चाहे जितना भी पैसा छोड़िएगा वो उसको तुरंत ही उड़ा देंगे। तो अच्छा होगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल पे फोकस कीजिए, आप अपनी जीवन अच्छे से जिए, और तो और आप इतनी कोशिश कीजिए कि आपको अपने बच्चे से लेने की जरूरत ना पड़े। तो आप अच्छे से जिए और जो भी बच जाए वो बच्चों के लिए छोड़िए, ना कि बच्चों को छोड़ने के लिए आप अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, और जिसके के कारण आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, और जिसके के कारण आपकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो अच्छे से नहीं चल पा रही। आठवां टिप है सेट ए डेली रूटीन। ऐसा नहीं होगा कि रिटायरमेंट लेने के बाद आप कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, कभी भी कहीं जा सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं। आपको एक डेली रूटीन के साथ जीना होगा। अगर आप पशु पक्षी को देखें, वो तो कोई ऑफिस का काम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भी एक रूटीन फिक्स रहती है। तो ये अच्छा होगा आपको पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करने के लिए, अच्छे से करने के लिए, और बहुत सारे टिप्स को फॉलो करने के लिए आपका एक डेली स्केड्यूल होगा और एक डेली रूटीन होगी, जिसमें कि आप उस तरह से काम करके अपने आप को ठीक से रख सकते हैं। और लास्ट टिप है, नाइन्थ टिप है कि जो भी आपने पहले सोचा था उसको आपने इंप्लीमेंट किया रिटायरमेंट लेकर के, और हर एक साल आप इवेलुएट कीजिए कि ये मेंटल ऑक्यूपेशन ठीक है, इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है, इस तरह की लाइफ स्टाइल है, इस तरह का कैश फ्लो है, उसको इवेलुएट करके फाइन ट्यून कीजिए, और उस तरह से फिर जो है आप जो है पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को अच्छे से लीड कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल्स, आपने देखा कि इन 9 टिप्स के साथ आप अपने अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं, और एक सेकेंड इनिंग खेल करके अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।